हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे 15वें वर्ग के तत्व। चूँकि इसके पहले आपका जो चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम ये आपके जो है कोर्स से डिस्काउंट हो गया, रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आज अगला जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में आप का जो 13वां वर्ग है अर्थात कार्बन और बोरान, ये दोनों फैमिली यानी ये दोनों वर्ग के जो तत्व हैं, इन दोनों वर्ग के तत्वों का हम लोग अध्ययन जो है पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। तो पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज अगला जो वर्ग का तत्व है, जिसको हम कहते हैं 15वां वर्ग का तत्व, यानी इसको हम लोग कहेंगे, एक तरीके से कह लीजिए कि XV ए वर्ग का तत्व। यानी हम लोग आज सीखेंगे 15वें वर्ग के तत्व। तो सबसे पहले मैं बात करूं पी ब्लॉक तत्व, किसकी बात करूं? पी ब्लॉक तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व की जब भी बात की जाएगी तो पी ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं, पी ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? पी उपकोश में प्रवेश करता है, तो उसको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर है? तो भैया पी ब्लॉक के तत्व की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी कुछ आपकी ऐसी होती है। सबको ध्यान दीजिएगा आप, ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे करके आपकी आवर्त सारणी है। ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए, ठीक है। तो अगर ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें आप देखें कुछ ऐसे सारणी होती है। यहाँ पे आपका जो है ऐसे कॉलम होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये ऐसे करके 14 कॉलम होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो आप ये कहिए कि ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका बीच वाला हो गया। तो पी ब्लॉक की जो आवर्त सारणी में स्थिति है ये राइट साइड है। कहाँ पे है? राइट साइड। यानी पी ब्लॉक जो है आपके आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित है? राइट साइड। कहाँ पे स्थित है? राइट साइड, ठीक है। तो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों की स्थिति जो होती है वो राइट साइड है। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी स्थिति आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक ये देखा जाए तो थर्ड ए से लेकर के जीरो ग्रुप तक। कहाँ तक? जीरो ग्रुप तक। यानी थर्ड ए से लेकर के जीरो ग्रुप तक, यानी 5 खड़े कॉलमों में इनको रखा गया है। फिर इनके बगल में एक और वर्ग है जिसको हम अक्रिगस तत्व कहते हैं, इसको भी आवर्त सारणी में सबसे पीछे दाहिनी तरफ रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो स्टडी करना है, स्टडी हमको करना है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में हमको अध्ययन करना है किसका? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों का हमको अध्ययन करना है। नाइट्रोजन वर्ग की फैमिली के तत्वों का अध्ययन करना है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो नाइट्रोजन है ये आपका आवर्त सारणी में 15वें वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है? 15वें वर्ग में तत्व। यानी अगर 15वें वर्ग की तत्व की मैं बात करूं तो ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, नाइट्रोजन ये पी ब्लॉक तत्व कहलाता है। अब पी ब्लॉक तत्व में हमको किसका अध्ययन करना है? 15वें यानी 5th ए वर्ग के तत्वों का अध्ययन करना है। 5th ए वर्ग के तत्वों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें हम क्या पाते हैं? इसमें हम ये पाते हैं कि जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, थे हम नाइट्रोजन परिवार की, तो नाइट्रोजन परिवार में हमने आपको बताया
की जो ऑकरेंस होता है यानी उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो भैया उपस्थिति में आप क्या देखोगे कि जो नाइट्रोजन है ये है वातावरण में 78% होता है। कौन? N2। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका कितना होता है? 21%। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हमने बताया ये वातावरण में आयतन की दृष्टि से था। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के, तो नाइट्रोजन परिवार में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होता है ये डाई एटॉमिक के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? डाई एटॉमिक के रूप में रहता है। और जब पाए जाने की बात करेंगे तो ये पाया जाता है किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में ये पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था की अगर हम बात करें, संयुक्त अवस्था में जैसे देखें नाइट्रोजन NaNO3, इसको हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर। और दूसरे की अगर हम कंपाउंड की बात करें तो KNO3, ये देखा जाए तो इंडियन साल्ट पीटर होता है। और भी बात करें तो NH3, और अगर हम बात करें तो यूरिया NH2CO NH2, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? यूरिया हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन के विभिन्न सारे यौगिक, उन यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसको हम निकोजेंस कहते हैं। निकोजेंस हमने बताया था दम घुटने वाली गैस होती है। अच्छा जी, अब फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस भी हमारा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें देखा जाए तो जैसे फास्फोराइड है। क्या है? फास्फोराइड। फार्मूला की अगर हम बात करें तो Ca3PO4 का ट्वाइस, ठीक है, PO4 का ट्वाइस, ये फास्फोराइड होता है। और अगर हम बात करें तो फ्लोर एपेटाइट होता है। फार्मूला अगर देखें तो Ca3PO4 का ट्वाइस फिर CaF2, ये आपका फ्लोर एपेटाइट हो गया। फिर क्लोरेपेटाइट भी होता है। तो क्लोरेपेटाइट फार्मूला ये होता है, सिर्फ आपका लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? Cl2 जुड़ जाएगा CaF2 के स्थान पे। ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे यानी फ्लोर एपेटाइट हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो एपेटाइट हाइड्रोक्साइड यानी Ca3PO4 का ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे CaOH का ट्वाइस। ठीक है, तो AOH का ट्वाइस हो जाएगा। ओके, ठीक। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें हमारे शरीर में देखा जाए तो फास्फोरस, और दांतों में भी फास्फोरस है, मस्तिष्क तंत्र का तंत्र में भी फास्फोरस है, दूध की बात करें तो दूध में भी फास्फोरस, अंडा, मछली और अन्य सदस्य अगर बात करें तो अन्य सदस्य जो पृथ्वी के भूपर पट्टी में। कहने का तात्पर्य हो गया कि भैया अगर आपका देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो वो चाहे आपका अस्थि हो, दांत हो, पेशी, मस्तिष्क तंत्र का तंत्र, दूध, अंडा, मछली, इन सब में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इसके विशेष सदस्य जो होता है, जैसे आर्सेनिक की बात करें, एस, एंटीमनी की बात करें, बिस्मिथ की बात करें, तो ये जो है पृथ्वी में पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें सामान्य लक्षण की, तो लक्षण में हमारा पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो चाहे वो आपका कोई भी तत्व हो इस नाइट्रोजन वर्ग में, देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों का जब हम विन्यास करते हैं तो हमको लास्ट में जो विन्यास प्राप्त होता है बाहरी कक्षा का, वो होता है NH2NP3। क्या होता है? NH2 यानी NS2NP
बाहरी कक्षा का विन्यास होता है नाइट्रोजन परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के बाहरी कक्षा का विन्यास होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, फिर बिस्मुथ। तो जब हम विन्यास करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1s2 क्या होता है, 1s2, 1s2, दूसरा होता है 2s2 और तीसरा है 2p3। तो बाहरी कक्षा में हमको क्या मिला, s2 और p3 मिला। फिर इसी प्रकार अगर हम फास्फोरस का करते हैं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 और 3p3। तो बाहरी कक्षा में हमको क्या मिला, 3s2, 3p3। वैसे ही जब हम बात करेंगे आर्सेनिक की, तो उसमें हमारा जो विन्यास प्राप्त होगा, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है। इसका जब विन्यास करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4s2, 4p3 प्राप्त होगा बाहरी कक्षा का। फिर इसके बाद ऐसे ही एंटीमनी का करेंगे तो उसमें आपका 5s2 क्या प्राप्त होगा, एंटीमनी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा 5s2 और 5p3 बाहरी कक्षा का। फिर ऐसे ही बात करेंगे बिस्मुथ का, तो बिस्मुथ का विन्यास करेंगे। बिस्मुथ का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 83 होता है। कितना होता है, 83 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आपका 6p2 6p3 प्राप्त होगा भैया। ठीक है। और भी आसान तरीका इसका विन्यास होता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है इसका जब आप विन्यास करोगे तो इसको आप लिख सकते हो हीलियम, 1s2 हो गया। इसके बाद बचा क्या, 2s2 और 2p3। ठीक, यानी 2 2 4 3 7। ठीक है। इसी तरीके से आप फास्फोरस का भी कर लीजिए। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे आप नियान लिख लीजिए। नियान का 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब बचा क्या, 3s2 3p3। तो 10 2 12 और 3 15 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप आर्सेनिक का करेंगे तो आर्सेनिक का आर्गन लिखेंगे। आर्गन यानी आर्गन हो जाएगा तो आर्गन कितना हो गया, 18 हो गया। 18 हो गया तो बचा क्या, बचाएगा आपका यानी AR ये हो जाएगा। फिर 3D10, 4s2 4p3 ये 10 हो गया। तो 18 10 28 28 2 30 और 30 3 35। तो इस तरीके से चार्ट में आप विन्यास कर सकते हो। एंटीमनी की बात करेंगे तो एंटीमनी का 51 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। बिस्मुथ की बात करेंगे 6p3 हो जाएगा, यानी बाहरी कक्षा ऐसी होगी तो इसको आप लिखेंगे जेनान 4f14 5d10 6s2 6p3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, बात क्लियर है एकदम। अच्छा जी, ठीक। आगे हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट्स, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो आयनिक त्रिज्याएं या फिर सहसंयोजित त्रिज्याएं की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे यानी नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी आयनिक रेडिया हुआ चाहे आपका कोवैलेंट रेडियाई हुआ, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज यानी बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने की तरफ बढ़ता है। इसमें कुछ उपनति भी होती है। देखा जाए तो नाइट्रोजन से जब फास्फोरस तक आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो होगी बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है। और जब आप आर्सेनिक से बिस्मुथ तक आएंगे तो इसमें रेडियाई थोड़ा सा लो हो जाएगी। इसमें भी इंक्रीज करेगी लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें लो होगा। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद करें आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ये तीसरा पॉइंट है। कौन सा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, आयनन विभव की बात करें
तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन परिवार की अपेक्षा नाइट्रोजन परिवार की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है अधिक होती है, और ये परिवार के सदस्य जो होते हैं अधिक अस्थायी होते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें जो है टॉप टू बॉटम, कहाँ से टॉप टू बॉटम आने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ये डिक्रीज करता है। क्या करता है? घटता रहता है। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद आर्सेनिक, फिर उसके बाद एंटीमनी, फिर उसके बाद बिस्मिथ। ठीक है, ये इसका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में जो है आपका बिस्मिथ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चला जाएगा सेकंड आयनाइजेशन में। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में आपका एन होगा, फिर पी होगा, फिर बिस्मिथ होगा, फिर एंटीमनी होगा, फिर लास्ट में आर्सेनिक होगा। ठीक है, ये चीज़ें होता है, यानी ऐसे नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस लेस देन आर्सेनिक लेस देन बिस्मिथ, फिर लेस देन क्या एंटीमनी। ये थर्ड आयनाइजेशन हो गया। ओके, क्लियर? ठीक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो जब हम नाइट्रोजन परिवार में टॉप टू बॉटम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, घटती है। कैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फिर बिस्मिथ हो गया। ठीक है भैया, इसका देखा जाए विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है, इसका देखा जाए 2.1 होती है, इसका देखा जाए तो 2 होती है, इसका देखा जाए तो 1.9 होती है, इसका भी देखा जाए तो 1.9 होती है। तो यानी 3 सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, ऐसे करके घटती चली जाती है। ओके, क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, किसकी? नाइट्रोजन परिवार की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता दें भैया कि इसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये दोनों आपके एन होते हैं। क्या होते हैं? एन, मतलब नॉन मेटल होते हैं, आधातु होते हैं। फिर इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों जो होते हैं एसएम होते हैं। क्या होते हैं? एसएम होते हैं, यानी सब मेटल उपधातु होते हैं। और बी की बात करें, यानी बी आई बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ केवल मेटल होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। और अगली पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन होता है इसमें, यानी जो मुखिया है, ये सिर्फ जो है आपका डाइनाइट्रोजन होता है, और बाकी जो इसके अन्य सदस्य होते हैं वो बहुपरमाणविक होते हैं। क्या होते हैं? बहुपरमाणविक, परमाणविक। ठीक है, बहुपरमाणविक, यानी वो नाइट्रोजन के अलावा बहुपरमाणविक बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है। तो ये कुछ इसके सामान्य लक्षण हो गए। ठीक है, क्लियर? ओके।